अपने दादाजी को ढूंढने उधर जॉबलेस घर जमाई के आरव और अदिति हनीमून पर कश्मीर आए थे, जबकि हिडन सीईओ का राजीव एक सीक्रेट मिशन से रिलेटेड मैसेज मिलने के बाद आर्मी के साथ कश्मीर की एक खुफिया जगह पर छुपकर होने वाले अटैक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तुम्हारी खबर पक्की है ना? यस कमांडो। सब तैयार रहे, छोटी सी भी आहट पर हमें नजर रखनी है। यस कमांडो। ध्रुव वैसे तो बचपन में कई बार कश्मीर गया था, लेकिन बड़े होने के बाद वो कश्मीर नहीं जा पाया था, इसलिए कश्मीर की खूबसूरती देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। तीनों ने एक होटल में सामान रखा और उसके बाद ध्रुव के दादाजी की फोटो के साथ सब हॉस्पिटल होटल ढूंढने के लिए निकल गए। सारा दिन ढूंढने के बाद भी किसी के कुछ हाथ नहीं आ रहा था। लगातार 2 दिनों तक तीनों लोग दादाजी को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तीनों लोग ही थोड़े उदास हो गए थे। कश्मीर जैसी सुंदर जगह पर वो तीनों एक रोड के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। पास में ही एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था, जिसमें कुछ देर में बारामूला शहर के सभी स्कूल्स के बच्चों का डांस कंपटीशन होने वाला था। ध्रुव और तेजा दादाजी के बारे में बातें कर रहे थे। सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन से कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, अभी हमें कुछ दिन और रुकना चाहिए। ध्रुव अभी भी हिम्मत नहीं हारा था। वो किसी भी तरह से अपने दादाजी को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। जहाँ पर ये तीनों खड़े थे वहाँ भी काफी भीड़ थी। ध्रुव ने इस मौके का फायदा उठाकर दादाजी की फोटो जेब से निकाली और हर आने जाने वाले से पूछने लगा। सलाम भाई, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सामने खड़े एक आदमी ने एक बार फोटो में नजर डाली और फिर बोला, नहीं भाईजान, हमने नहीं देखा। ध्रुव को ऐसा करते देखकर तेजा और निहाल ने भी यही करना शुरू कर दिया। भाईजान, क्या आपने इन्हें देखा है? आपा, क्या आपने इन्हें देखा है? क्या आपने इन्हें देखा है? नहीं, हम यहाँ अपने हनीमून पे आए हैं। सॉरी, हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ध्रुव ने भीड़ में खड़े आरव अदिति से भी सवाल किया, लेकिन वो बेचारे कैसे कोई मदद कर पाते। जितने वो इस जगह से अनजान थे, उतना ध्रुव भी था। सब लोग ध्रुव, तेजा और निहाल को ना में ही जवाब दे रहे थे। ध्रुव भी अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत हार गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। ध्रुव को ऐसे देखकर तेजा ने पूछा, सर, मेरी बात मानिए, हम लौट चलते हैं। यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, मैं सोच इसके आगे ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही स्पीकर में जोर जोर से कश्मीरी गाने बजने लगे और छोटे छोटे बच्चे आकर उन गानों पर परफॉर्म कर रहे थे। वो बेचारा कितना परेशान है ना। हाँ, सही कह रही हो। आई होप वो जिन्हें ढूंढ रहा है वो उन्हें मिल जाए। अरे वो देखो, किसी स्कूल का फंक्शन चल रहा है। चलो हम लोग भी देखते हैं। ये कहते ही आरव अदिति भी भीड़ का हिस्सा बन गए। स्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि बगल में खड़े आदमी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। जब ध्रुव ने आगे कोई जवाब नहीं दिया तो तेजा और निहाल ने थोड़ी देर तक चिल्ला चिल्ला कर बात करने की कोशिश की। निहाल, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें यहाँ कुछ मिलेगा? क्या कह रहे हो तेजा? सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीकर की आवाज इतनी तेज हो गई कि निहाल को अब सुनाई नहीं दे रहा था। तेजा जरा सा उसके कान के पास आकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं लग रहा है कि मिस्टर ध्रुव को यहाँ पर कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। निहाल ये सुनकर डांस देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। लेकिन फिर उनका मन भी बच्चों के डांस में लग गया। छोटे छोटे बच्चे कश्मीरी कॉस्ट्यूम में बहुत सुंदर और क्यूट लग रहे थे। एक टीचर ने आकर अनाउंस किया और बच्चे आकर डांस करने लगे। तेजा, निहाल, ध्रुव तीनों ही मजे से उनका डांस देख रहे थे। कश्मीरी डांस करते हुए वो बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे कि ध्रुव उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। तेजा तो बहुत कम हंसता मुस्कुराता था। वो भी बच्चों की धुन पर हल्का हल्का डांस कर रहा था। ध्रुव उसके डांस को देखकर जोर से हंसा, जिससे उसने डांस करना बंद कर दिया। ध्रुव का ध्यान पूरी तरह से बच्चों पर ही था। उसके दिमाग से एक पल के लिए जैसे दादाजी, उनकी फोटो सब गायब हो गई थी। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान स्टेज के पीछे बने एक छोटे से घर पर गया। उसके बाहर होम स्टे लिखा हुआ था, जिसकी खिड़की पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था और वो भी
बच्चों के डांस को बिना किसी इमोशन के देख रहा था। बूढ़े को देखते ही ध्रुव ने कहा, तेजा, निहाल, सामने देखो खिड़की पर। ये फोटो वाली शक्ल ही मुझे लग रही है। तुम लोग जल्दी बताओ तो हम वहीं चले। तेजा और निहाल ने ध्यान से देखा। उन्हें भी लगा कि ये बूढ़ा आदमी ध्रुव के दादाजी ही हैं। उन्होंने हामी में सिर हिलाया और निहाल ने चिल्लाकर कहा, सर मुझे लग रहा है कि ये आदमी आपके दादाजी ही हैं। हमें उसी तरफ चलना चाहिए। सुनो, मैं उस होमस्टे की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग इसी तरफ रहना। अगर किसी तरह गड़बड़ हुई तो तुम लोग यहाँ से संभाल लेना। ठीक है सर। इतना कहकर ध्रुव तेजी से उस घर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ राजीव काफी अलर्ट था। सब तैयार रहें, भीड़ बढ़ती जा रही है। यस कमांडो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने आए थे। इतना कहकर ध्रुव तेजी से उस घर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ राजीव काफी अलर्ट था। सब तैयार रहें, भीड़ बढ़ती जा रही है। यस कमांडो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने आए थे, इसलिए ध्रुव को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। वो आगे बढ़ रहा था लेकिन भीड़ की वजह से ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा था। लोग उसे धक्का देकर बार बार पीछे कर दे रहे थे। ध्रुव ने आगे की भीड़ का अंदाजा तक नहीं लगाया था। वो बस अंदर जाता जा रहा था। वो स्टेज के पास पहुंचा ही था और लोगों से एकदम ढक गया था कि एकदम से तेजा जिस जगह पर पहले खड़ा था वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। निहाल और तेजा वहां से दूर चले गए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से कई आदमी मर चुके थे और काफी लोग घायल हो गए थे। ध्रुव बहुत डर गया था। उसने आज तक न जाने कितनी लड़ाइयां देखी थी, पर किसी भी लड़ाई में ये सब नहीं हुआ था। उसने एक पल के लिए आंख ही बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसे दादाजी का ख्याल आया। उसने वापस उस खिड़की की तरफ मुड़कर देखा। इस बार वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। ध्रुव को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो कुछ करने की कोशिश करता, उससे पहले ही 9-10 टेररिस्ट स्टेज पर आ चुके थे और कुछ बच्चों के सर पर उन्होंने गन रख दी थी। इधर आरव अदिति इस भगदड़ में अलग हो गए थे। गोलियों की बौछार से बचते हुए आरव इधर से उधर भाग रहा था। न जाने अदिति किस हालत में और इस भीड़ में कहां गुम हो गई थी। उधर टेररिस्ट लोगों ने जिन बच्चों के सर पर बंदूक रखी थी, उनके माँ बाप जोर जोर से चिल्ला रहे थे, प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, अल्लाह के वास्ते उन्हें जाने दीजिए। उन बच्चों ने आपका क्या नुकसान किया है, अल्लाह रहम करेगा आप पर। जो औरत ऐसा बोल रही थी, उसके पीछे खड़े एक टेररिस्ट ने उस औरत के माथे पर गोली मार दी और औरत के सर के चीथड़े उड़ गए थे। ये देखकर वहां के आधे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ छोटे बच्चे तो ये देखकर बेहोश हो गए। कश्मीरी लोगों के लिए तो शायद ये सब नजारा रोज का था। वो सब डरे हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर पता चल रहा था कि इन सब चीजों की उन्हें आदत हो चुकी है। एक औरत ने एक टेररिस्ट के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा मेरी बच्ची को कुछ मत करना, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। उस अल्लाह के बंदे हो ना तुम, जाने तो हमें, हम तो। औरत अपनी बात पूरी करना चाहती थी, लेकिन टेररिस्ट ने उसका मुंह ऊपर की तरफ उठाया और गुस्से से बोला, हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, हम तुम्हारी मौत हैं। तुम लोग हमारे खिलाफ खबर देते हो। हम जानते हैं कि बारामूला के ही किसी आदमी ने मुखबिरी की है। गलती एक ने की है, लेकिन सजा हर कोई भुगतेगा। तैयार रहो। टेररिस्ट की ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे सब एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे हों। इसी बीच फिर से एक आदमी की टेररिस्ट से बहस हुई और उसने उसके सीने को गोली से छलनी कर दिया। तेजा और निहाल ब्लास्ट की वजह से नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने आंखें खोली तो सामने खून ही खून पड़ा हुआ था। तेजा और निहाल ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तेजा और निहाल दोनों थोड़ी हाइट में खड़े होकर ध्रुव को भीड़ में देखने लगे, लेकिन ध्रुव उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था। वो दोनों अब ध्रुव को लेकर चिंता करने लगे। उधर ध्रुव जमीन पर बैठ चुका था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं चाहकर भी ये सब रोक नहीं सकता। दादाजी अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव डरा हुआ नहीं था, लेकिन डरे हुए बच्चों और उनके माँ बाप को देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस किसी भी तरह से इन्हें रोकना चाहता था।
वो हिम्मत करके किसी तरह खड़ा हुआ और तेजा और निहाल को देखने के लिए थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन वो दोनों उसे नजर ही नहीं आ रहे थे। ध्रुव अब होम स्टे की तरफ जाने की बजाय वापस तेजा और निहाल के पास आ रहा था, और ध्रुव को सामने ना देखकर तेजा और निहाल ध्रुव की तरफ आ रहे थे। टेररिस्ट बीच बीच में किसी न किसी को गोली मार देते और इससे एक अजब सी भगदड़ मच जाती। ध्रुव भीड़ के अंदर ही कहीं फंस चुका था। उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक हुई भगदड़ की वजह से ध्रुव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उधर अदिति इस भगदड़ में छुपते छुपाते गोलियों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर गई जो बीच सड़क पर अपने आप को एक कुर्सी के नीचे छुपाए बैठी थी। अदिति ने जल्दी से जाकर उस बच्ची को वहां से उठाया और एक सेफ जगह पर जाकर खड़ी हो गई। राजीव और पूरी आर्मी ये कोशिश में थे कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उधर ध्रुव निहाल और तेजा को ढूंढते हुए जब एक टेंट के पीछे से गुजरा तो उसे दूर एक छोटा सा लड़का नजर आया जो वहां खड़े होकर जोर जोर से रो रहा था। उसे इस तरह रोता हुआ देख ध्रुव उसके पास गया और उसे शांत कराते हुए कहा, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ध्रुव की बात सुनकर उस लड़के ने रोना बंद नहीं किया। तभी ध्रुव ने देखा कि एक आतंकवादी ने उसकी तरफ बॉम्ब फेंका। ध्रुव ने तेजी से उस बच्चे को अपने गोद में उठाया और वहां से दूसरी तरफ भागने लगा। ध्रुव के लिए ये सब नया नहीं था, पर बच्चे की जान को खतरे में देखकर उसे आतंकवादियों के ऊपर गुस्सा आने लगा। बेटा, अब तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? ध्रुव की बात सुनते ही उस लड़के ने सामने रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए, प्लीज अंकल। लड़के का इशारा देख ध्रुव ने जब सामने की तरफ देखा तो एक छोटी सी बच्ची सामने एक चेयर का सहारा लिए खुद को बचाने में लगी हुई थी। उसके साथ एक लेडी भी थी। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि अदिति थी। फायरिंग और बॉम्ब के धमाके के डर से वो खुद को वहां से निकाल नहीं पा रही थी। तभी ध्रुव ने उस बच्चे को एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपाते हुए कहा, यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं अभी तुम्हारी दीदी को लेकर आता हूँ। इधर आरव एक तरफ फंसे और जख्मी लोगों की मदद कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके जख्मी लोगों को एक सेफ जगह पे पहुंचा पाए। इस बीच उसने अदिति पर भी नजर बनाई हुई थी। दूसरी तरफ एक गोली ठीक आरव के पास से गुजरती हुई एक औरत को जाके लगी। इससे पहले कि आरव पीछे घूमकर देख पाता, वो औरत जमीन पर गिर गई। उस औरत ने ठीक वही पीला रंग का सूट पहना था जैसा अदिति ने पहना था। उसकी हाइट भी ठीक अदिति जितनी थी। आरव की सांसें रुक गई। होश आने पे उसने जिस बुजुर्ग को पकड़ा था पहले उन्हें कहीं सेफली बैठाया। उसके बाद वो औरत के पास गया। वहां पहुंचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। धीमे धीमे करके उसने जैसे ही उस औरत को पलटाया तो देखा कि वो कोई और ही थी। नहीं, ये मेरी अदिति नहीं हो सकती। नहीं, ये मेरी अदिति नहीं है। आरव ने महसूस किया वो औरत अब भी सांस ले रही थी, इसलिए उसने कोशिश की जल्दी जल्दी सीपीआर देने की और फौरन अपना रुमाल निकालकर उस औरत के हाथ पे बांधा और उसे एक टेंट में ले गया जहां बाकी लोग थे। ध्रुव किसी तरह खुद को भी बचाते हुए वहां तक गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बच्चे के पास लेकर गया। अदिति भी उनके पीछे पीछे उस जगह पर पहुंची। ध्रुव ने उस बच्चे को पत्थर के पीछे छुपाया था। वहां जाते ही ध्रुव ने उनसे कहा, ये जगह सेफ नहीं, हमें जल्दी ही किसी सेफ जगह पर जाना होगा। मेरे हस्बैंड न जाने इस भीड़ में कहाँ भटक गए हैं। मुझे उनको ढूंढने में मदद कीजिए प्लीज। न जाने आरव किस हाल में होगा। आप परेशान मत होइए, एक बार मैं आपको और इन बच्चों को कहीं सेफ जगह पहुंचा दूं, उसके बाद मैं आपके हस्बैंड को ढूंढूंगा। नहीं नहीं, मैं एक जगह छुपकर नहीं बैठ सकती। मैं आपके साथ चलूंगी। न जाने आरव किस हाल में होगा। आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। अदिति को आरव के लिए इतना परेशान होता देख ध्रुव उसे मना नहीं कर सका। तभी पास ही एक जोर का धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज से बच्चे डर से कांपने लगे। उन बच्चों को अपने करीब करते हुए ध्रुव ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलना, लेकिन उससे पहले इनको कहीं सेफ जगह पहुंचना होगा। अदिति पीछे नजर रखते हुए चल रही थी।
वहीं दूसरी तरफ तेजा भी इस भगदड़ में ध्रुव से अलग हो चुका था। वो भी अपनी जान बचाता हुआ ध्रुव को ढूंढते हुए छिपकर आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी, जिसका एहसास होते ही तेजा ने पलट कर देखा तो एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे खड़ा तेजा को घूरते हुए बोला, तुम्हें मारकर मैं अपनी गिनती में एक और को शामिल करूंगा। आज मेरी सेंचुरी पूरी होगी। तुम्हारी मौत से मैं आज का जश्न मनाऊंगा। उनकी बातें सुनकर तेजा से रहा नहीं गया। उसने आसपास अपनी नजर घुमाई तो देखा कि वहां अब तेजा और उस आदमी के अलावा कोई नहीं था। मौके का फायदा उठाकर तेजा ने अपनी पिस्टल निकाली और उसके सामने करते हुए गुस्से में कहा, तुम मुझे मारकर जश्न मनाओगे या मैं तुम्हें मारकर इस धरती का बोझ कम करूंगा, ये अभी पता चल जाएगा। तेजा एक ट्रेंड इंसान था जिसे सिर्फ पिस्टल चलाना ही नहीं और भी बहुत कुछ आता था। पर इससे पहले कि वो आतंकवादी कुछ कर पाता, तेजा ने बिना देरी किए अपनी पिस्टल की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी। पर तेजा को कहां अंदाजा था कि उसकी ये हिम्मत उसे एक बड़ी मुसीबत में फंसा चुकी थी। तेजा से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक इंडियन आर्मी कमांडो तेजा के हाथ में पिस्टल देखकर उसके करीब आया। वो आर्मी कमांडो कोई और नहीं बल्कि राजीव था। तेजा को राजीव के आने का एहसास हो पाता उससे पहले ही कुछ और आर्मी कमांडो ने आकर तेजा को चारों तरफ से घेर लिया। इस सिचुएशन में खुद को बीच में खड़ा देख तेजा को लगने लगा था कि आज उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसने कमांडो को समझाते हुए कहा, जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर मैं कोई टेररिस्ट नहीं। आप लोग मुझे जाने दीजिए। अच्छा, हाथ में बंदूक और आंखों में नफरत लिए खड़े हो और बोल रहे हो कि तुम्हें जाने दें। तुम जैसे लोगों को तो खड़े खड़े ही गोली मार देनी चाहिए, पर कानून को हाथ में लेना हमारा काम नहीं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राजीव की बात सुनकर तेजा ने पिस्टल को जमीन पर फेंककर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मेरा नाम तेजा है। आई एम फ्रॉम। पर इससे पहले कि तेजा अपनी बात पूरी कर पाता, राजीव ने उसके सिर पर बंदूक रखते हुए कहा, हर आतंकवादी का पकड़े जाने के बाद यही नाटक होता है। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। पर हम तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। चुपचाप चल रहे हो या तुम्हें भी यही कुत्ते की मौत मरना है? इतना कहते ही राजीव के आदमियों ने आकर तेजा के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तानकर अपने साथ लेकर जाने लगे। थोड़ी ही दूरी पर खड़े निहाल ने जैसे ही तेजा को इस हाल में देखा तो वो बिना देरी किए दौड़कर तेजा के पास आकर कमांडो की तरफ देखते हुए बोला, सर, आप इसे लेकर कहां जा रहे हो? निहाल का जवाब सुनकर राजीव ने उसे बंदूक दिखाते हुए पूछा, तो तुम भी इसके साथ ही हो? जाने कौन तुम लोगों का ब्रेन वॉश करके तुम्हें खुला छोड़ देता है। कसम से, एक बार वो हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हें ये सब कुछ जड़ से ही खत्म कर दूंगा। राजीव को गुस्से में देखकर निहाल समझ गया था कि जरूर कोई तो गलतफहमी हुई है जिसे अब सिर्फ वही हैंडल कर सकता है। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग देहरादून से आए हैं और यहाँ आते ही हम इस भगदड़ में फंस गए हैं। टूरिस्ट हो तो तुम्हारे पास पिस्टल कहां से आई? आर्मी के हाथ लगते ही टेररिस्ट टूरिस्ट बन गया। वाह, ये नया तरीका ढूंढा है तुम लोगों ने। बताओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है हमारे पास। रुकिए, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मेरे पास अपने आईडी कार्ड्स हैं। स्कूल का बच्चा समझ रखा है आईडी कार्ड्स कोई भी नकली बनवा सकता है। अब बहुत हुआ तुम लोगों का। कमांडोज, ले चलो इन्हें। आज इन टेररिस्ट को टूरिस्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। इतना सुनते ही कमांडोज ने बिना देरी किए तेजा और निहाल को पकड़ लिया। निहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए। उसके पास हर एक सिचुएशन से निकलने का सलूशन रहता था, पर आज तो उसके भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि तभी वहां एक आवाज गूंजी, ये टेररिस्ट नहीं है, मैं गवाही देता हूँ। आरव की आवाज सुन सभी पलटकर उसे देखने लगे। आरव के कांधे पर एक जख्मी लड़का सहारा लिए खड़ा था जिसे पैर में गोली लगी थी। उस लड़के की हालत देख सभी का ध्यान तेजा और निहाल से हटकर उसे बचाने पे लग गया। जल्दी से इसे कैंप में लेकर जाओ और सेना की एक टुकड़ी को घायलों को ढूंढने में भेजो। यस कमांडो।
कुछ ऑफिसर्स कमांडो राजीव की बात मानकर घायलों को बचाने चले गए, जबकि कुछ अभी भी तेजा और निहाल को घेरे हुए थे। अब तो हम जा सकते हैं। नहीं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये आतंकवादी का हेड नहीं है? सर, मेरा नाम आरव है और मैं टूरिस्ट हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके पकड़ने से थोड़ी देर पहले इन्होंने आतंकवादियों को मारा है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये आतंकवादी नहीं है। राजीव इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी निहाल को ध्रुव का ख्याल आया, तो निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, हमारे पास एक और सबूत है। आप लोगों ने गिल एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा। गिल एम्पायर के बॉस हरमन गिल और ध्रुव गिल के लिए काम करते हैं हम। निहाल की बात सुनकर राजीव शॉक्ड हो गया था, क्योंकि राजीव भी ध्रुव को जानता था। बस उसे ये कंफर्म करना था कि क्या ये वही ध्रुव गिल की बात कर रहे हैं या दूसरी। क्या प्रूफ है कि तुम लोग गिल फैमिली के लिए काम करते हो? राजीव की बात सुनते ही निहाल ने एक ऑफिसर को उसका हाथ छोड़ने को कहा। फिर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर हरमन और ध्रुव के साथ कुछ फोटोज उसे दिखाते हुए बोला, आईडी कार्ड्स नकली बन सकते हैं, तो अब ये मत कहिएगा कि फोटोज भी नकली हैं। ये इसी फोन के कैमरा से शूट किए हुए हैं। निहाल की बात सुनकर राजीव ने एक नजर निहाल और तेजा को घूर कर देखा और फिर सोचते हुए बोला, कहीं ये वही तो नहीं जिसने मेरी एक बार मदद की थी? इतने साल हो गए हैं, वो सामने आ जाए तो कुछ याद आए। ठीक है, मान लेता हूं कि तुम उनके लिए काम करते हो, तो यहाँ क्या करने आए हो? और तुम लोग आए हो मतलब तुम्हारा बॉस भी यही कहीं होगा। मुझे उससे मिलना है। राजीव की बात सुनकर तेजा और निहाल एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। इस भगदड़ में ध्रुव कहाँ चला गया था, इसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था। निहाल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। इस हमले की वजह से वो हमसे अलग हो गए। वो अभी कहाँ हैं हमें नहीं पता। निहाल की बात सुनकर राजीव ने आरव को देखा और उससे कहा, आपको भी कहीं सेफ जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। आतंकवादी चारों ओर फैले हैं। नहीं, मैं नहीं छिप सकता। मुझे मेरी वाइफ अदिति को ढूंढना है। ना जाने इस भगदड़ में वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें मिस्टर गिल, हमें ध्रुव को ढूंढना है। तेजा ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से कुछ आतंकवादियों ने वहां आकर आर्मी कमांडोज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से सभी अपने छुपने की जगह ढूंढने लगे। आतंकवादी और आर्मी वाले एक दूसरे पर जमकर फायरिंग करने लगे। आतंकवादियों ने आर्मी वालों को पूरी तरह जख्मी कर दिया था। उनके हथियार आर्मी वालों से ज्यादा एडवांस थे, जिनका सामना उनकी बंदूकें नहीं कर पा रही थी। तेजा ने बिना देरी किए उनकी मदद के लिए एक बंदूक उठाई और लड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी फायरिंग से लगातार आतंकवादी मौत के घाट उतरने लगे। राजीव आरव और निहाल को गाइड करते हुए एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। तीनों मिलकर लगातार फायरिंग करते रहे। तभी एक कमांडो आकर घायल हालत में निहाल से थोड़ी ही दूरी पर गिर पड़ा। निहाल 2 कदम आगे उसकी मदद करने के लिए बढ़ा, पर फायरिंग की वजह से उसका उस कमांडो तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक कमांडो अपनी बची हुई सांसें ले रहा था। ये देखकर निहाल से रहा नहीं गया। वो तेजी से दौड़कर उस कमांडो के पास गया और उसके हाथ पकड़कर उसे घर के दीवार के पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। तभी राजीव की नजर एक आतंकवादी पर पड़ी। उसने निहाल की तरफ अपनी गन पॉइंट की हुई थी। उसने जैसे ही फायर की तो राजीव जोर से चिल्लाते हुए बोला, संभल कर। कहते हुए राजीव जल्दी से निहाल की तरफ दौड़ा और उसे धक्का देकर दूसरी डायरेक्शन में गिरा दिया। निहाल ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस लेकर कहा, थैंक यू। जब उसकी नजर राजीव के हाथ पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस गोली पर उसका नाम लिखा था वो राजीव के हाथों को छूकर निकल गई। राजीव के हाथ से बहता खून देख निहाल ने उसे समझाते हुए कहा, ये क्या किया आपने? अपना काम। वैसे भी गोली मुझे छू कर निकली है, मामूली सा घाव है, सब ठीक हो जाएगा। पर हमें जल्दी से यहाँ से निकलकर सबको बचाना होगा। निहाल राजीव को पकड़ आए और उसे पत्थर के पास लाकर बैठा दिया। फिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, सबको बचाना है, पर उसके लिए आपका भी सेफ रहना जरूरी है। कहते हुए निहाल ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर राजीव के हाथों पर बांध दिया, जिससे उसके हाथ से बहता खून रुक गया। तेजा और आरव भी मौका देखकर राजीव के पास आए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमें कैसे भी करके जो यहाँ बचे हैं उन्हें बचाना होगा।
कुछ नहीं होगा उन्हें, हम सबको बचा लेंगे, ध्रुव को भी, तुम्हारी बीवी को भी, और यहाँ फंसे एक एक इंसान को भी। दूसरी तरफ ध्रुव और अदिति बच्ची को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक आतंकवादी दिखाई पड़ा, जिसे देखते ही ध्रुव उन्हें लेकर भागने की सोचने लगा, मगर वो अपने कदम बढ़ा पाता कि तभी उसने देखा कि सामने एक और आतंकवादी आ चुका है। दोनों तरफ से वो लोग घिर चुके थे। ध्रुव को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक आतंकवादी ने हंसते हुए कहा, अब तू कहाँ जाएगा? बहुत हीरो बनने का शौक है। अब हम तुझे दिखाते हैं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हाँ, इस लड़की को पकड़ो। ध्रुव ने जैसे ही ये सुना, उसने अदिति के साथ साथ दोनों बच्ची का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। उसने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, मेरे पास भी मत आना, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अच्छा तो तू ही बता दे, कौन है तू? प्रधानमंत्री का बेटा है क्या? बोल। दूसरा आतंकवादी भी इस बात पर हंसने लगा। दोनों अभी ध्रुव के पास जा ही रहे थे कि तभी एक उड़ता हुआ पत्थर सामने से आया और पहले आतंकवादी के सिर पर लगा। उस पत्थर को इतनी रफ्तार से फेंका गया था कि पहला आतंकवादी वहीं जमीन पर गिर गया। ध्रुव ने मौका देखा और उसने एक लात मारते हुए दूसरे आतंकवादी के हाथ से बंदूक गिरा दी। तभी सामने से जसविंदर आया। मैंने आने में देर तो नहीं कर दी बॉस? बहुत सही टाइम पर आए हो तुम। इतना कहने के बाद ध्रुव उस आतंकवादी को देखते हुए गुस्से से कहा, अभी देखो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। कहते हुए ध्रुव ने उसे एक जोरदार किक मारा। उस एक किक से ही दूसरा आतंकवादी घायल होकर जमीन पर गिर गया। ध्रुव ने देखा दोनों आतंकवादी जमीन पर घायल पड़े हुए थे। तभी उसे तेजा का ख्याल आया। उसने तपाक से पूछा, जसविंदर, तेजा कहाँ है? बहुत वक्त से मैंने उसे देखा नहीं है, वो ठीक तो है ना? मुझे तेजा और निहाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ मालूम नहीं। ये सुनने के बाद ध्रुव की टेंशन बढ़ गई थी। उसे अब निहाल और तेजा की बहुत चिंता होने लगी। ध्रुव सोच ही रहा था कि तभी वो बच्ची रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनते ही ध्रुव ने जसविंदर से कहा, इनको तुम संभालो, मुझे तेजा और निहाल को ढूंढने जाना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे मेरे हस्बैंड को ढूंढना है। ठीक है जसविंदर, तुम जाओ और इस बात का खास ख्याल रखना, इनको जरा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर ध्रुव, मैं दोनों को सही सलामत इनके घर वालों तक पहुंचा दूंगा। आप तेजा और निहाल के पास जाइए। इधर दूसरी तरफ राजीव और निहाल एक साथ बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे और आरव और तेजा दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे थे। दोनों एक एक तरफ से एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हुए धीमे धीमे निकल रहे थे कि तभी अचानक से राजीव और निहाल के सामने दो आतंकवादी आ धमके। राजीव ने पहले ही आरव को और तेजा को बैकअप के लिए छुपने बोल दिया था। उन आतंकवादियों ने दोनों को बंदूक दिखाते हुए कहा, देखो चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो और हमारा बैकअप बन जाओ। आगे आर्मी के बहुत लोग हैं और हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना है। दोनों की बात सुनकर राजीव और निहाल उनका प्लान समझ गए। वहीं आरव और तेजा राजीव के इशारे का इंतजार कर रहे थे। इधर राजीव और निहाल ने एक पल में ही इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ही निहाल गुस्से से दोनों आतंकवादियों के पास गया। उसने पहले को एक जोरदार पंच चढ़ा, मगर तभी दूसरे ने मौका देखते ही निहाल के सिर पर वार किया। निहाल का माथा घूम गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजीव के सामने ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। और तो और राजीव के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने सामने से ही कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ मत करना। दोनों आतंकवादी राजीव की हालत पर हंसने लगे और उसे अपने साथ लेकर जाने ही लगे थे कि राजीव ने एक हाथ पीछे कर किसी को आने का इशारा किया। आरव उठा ही था जाने के लिए कि तभी तेजा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढना है। यहीं रहो बैकअप बनकर। जरूर कमांडो के दिमाग में कोई प्लान होगा। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, मुझे इशारा कर देना। मौका देखकर तेजा एक पत्थर के पीछे से निकल कर आया। छोड़ दो उन्हें। और हम क्यों सुने तुम्हारी बात? राजीव चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकलना है, मैं निकालूंगा तुम्हें। ये कमांडो तो वैसे भी किसी काम का नहीं।
राजीव तेजा का प्लान समझ गया था और उसके प्लान में शामिल होते हुए बोला, सर आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। दोनों आतंकवादी कंफ्यूज हो गए कि एक कमांडो एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को सर क्यों कह रहा है। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये वही सीक्रेट ऑफिसर तो नहीं जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिली थी, और उन लोगों ने तेजा को ही वो सीक्रेट ऑफिसर मान लिया, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि राजीव था। राजीव को उन आतंकवादियों की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी, और फिर दोनों आतंकवादी राजीव को गन से सर पे मारकर तेजा को साथ लेकर उस जगह पर जा रहे थे जहां पर उनकी वैन खड़ी थी। उधर राजीव बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था और उनके जाते ही वो उठ खड़ा हुआ और आरव को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। वो दोनों छुपकर नजर बनाए हुए थे। इस वक्त तीनों पैदल थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने से वैन दिखाई पड़ी। एक आतंकवादी ने कहा, जा, हमने तुझे छोड़ा, चल ऐश कर, जा निकल। तेजा ने जैसे ही ये सुना उसे चिंता होने लगी, क्योंकि वो कुछ सोचकर उनके साथ आया था। उसने हंसते हुए कहा, बस इतनी ही हिम्मत थी? तुम तो रास्ते में कहते हुए आ रहे थे कि तुम मुझे अपने अड्डे पर ले जाकर मारोगे। तुझे मरने का शौक है क्या? भाग यहाँ से। तभी तेजा ने एक जोरदार पंच सामने खड़े आतंकवादी को दिया। इस पंच ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। वो आतंकवादी गुस्से में आकर तेजा के माथे पर गन रखने ही वाला था कि दूसरे ने समझाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ आर्मी के लोग कभी भी आ सकते हैं। इसे हम आराम से सबक सिखाएंगे। डालो इसे वैन में। तेजा वैन में बैठने ही वाला था कि तभी उसे सामने से ध्रुव आता हुआ दिखाई दिया। ध्रुव की नजर जैसे ही तेजा पर पड़ी वो उसकी ओर आने लगा, मगर तभी तेजा ने इशारे से उसे रोक दिया। ध्रुव तेजा के इशारे को समझ गया। उसने मन में कहा, तेजा अगर मुझे इशारा कर रहा है इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा। अपने सामने इतने सारे आतंकवादी को देखकर अदिति घबरा गई, लेकिन ध्रुव ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वहीं इधर तेजा दोनों आतंकवादियों के सामने ड्रामा करने लगा था। वो कभी उछलने लगता था तो कभी वैन के नीचे जाकर लेट जाता था। तभी एक आतंकवादी ने गुस्से से कहा, ये पागल हो गया है क्या? आर्मी आ जाए इससे पहले ही इसे वैन में डालो और चलो। दूसरे आतंकवादी ने ऐसा ही किया। वो तेजा को वैन में डालकर ले जाने लगे। इधर आरव और राजीव कुछ ही दूरी पर चुपचाप खड़े देख रहे थे कि तभी पीछे से भागते हुए जसविंदर आया। उसने जैसे ही सामने वैन में तेजा को देखा वो चिल्लाने लगा। जसविंदर चिल्ला ही रहा था कि तभी अचानक से राजीव ने उसे शांत रहने को कहा। उसे समझ नहीं आया कि एक आर्मी वाला ऐसे कैसे किसी आतंकवादी को वैन में बैठकर जाने देंगे। उसने राजीव से पूछा, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? उस वैन को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो आतंकवादियों का वैन है। इसके बाद भी राजीव जसविंदर की परेशानी समझ रहा था, मगर वो ये सब कुछ किसी रीजन से ही कर रहा था। तुम कौन हो और हमारा प्लान मत खराब करो। इससे पहले कि जसविंदर कोई जवाब देता, उसके कानों में दूर से ध्रुव की आवाज आई। तीनों पलटकर देखने लगे। तभी आरव की नजर अदिति पर पड़ी जो ध्रुव के पीछे पीछे आ रही थी। आरव सब कुछ भूलकर बस अदिति के पास भागा। आरव को भागकर आता देख अदिति भी उसके पास दौड़ी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे न जाने कब से बिछड़े हों। ध्रुव उन दोनों का मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आगे जसविंदर के पास आया। ध्रुव? राजीव की आवाज सुनकर ध्रुव ने एक झटके में राजीव को पहचान लिया। वो दोनों सालों पहले मिले थे और आज तक वो मुलाकात उन दोनों के दिमाग से मिटी नहीं थी। दरअसल जब ध्रुव उत्तराखंड में अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रह रहा था, तब उधर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। पैसेंजर्स से भरी एक लोकल बस खाई में पलट गई थी। उस वक्त राजीव पूरी आर्मी की टीम के साथ वहां सभी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव भी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को बचा रहा था। वहां उनकी ये मुलाकात दोनों को याद रही। राजीव और ध्रुव ने एक दूसरे को हक किया। एक पल को वो भी भूल गए थे कि वो किधर हैं। राजीव, तुम? हाँ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। पर इन्होंने अभी अभी तेजा को आतंकवादियों के साथ जाने दिया। इन्होंने ऐसा क्यों किया? पहले ये बताओ, क्या तुमने उन बच्चों को सेफली पहुंचा दिया? हाँ, मुझे रास्ते में आर्मी ऑफिसर मिल गया था। उसने कहा कि वो दोनों को घर ले जाएगा। इसके बाद मैं सीधा यहाँ आया।
मगर इन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। राजीव ने जसविंदर की बात को सुना और अपने पीछे आने को कहा। जसविंदर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव कर क्या रहा है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसकी नजर अदिति और आरव पर पड़ी। आरव अदिति को चेक कर रहा था कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वहीं ध्रुव अदिति को सेफली उसके हस्बैंड के पास पहुंचाकर खुश था। वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। जसविंदर और ध्रुव आगे बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि वहां से कुछ दूरी पर पीछे निहाल बेहोश पड़ा हुआ था और इस वक्त हड़बड़ाहट में दोनों के मन में उसका ख्याल तक नहीं था। राजीव इस जगह पर आकर रुका जहां अभी कुछ देर पहले तेजा आतंकवादियों के वैन के पास खड़ा ड्रामा कर रहा था। राजीव ने नीचे जमीन पर दिखाते हुए कहा, ये देखो, जो वैन यहाँ से गई है उसकी टंकी के अंदर जानबूझकर तेजा ने होल कर दिया था और उसने मुझे इशारे से कहा था कि मैं इस सबूत को फॉलो करूं। राजीव की बात सुनकर जसविंदर चौंक गया। ध्रुव को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो तेजा का शार्प माइंड जानता था। वहीं जसविंदर को पूरी बात समझ नहीं आई। उसने तपाक से पूछा, कैसा सबूत? मैं कुछ समझा नहीं। इस सामने देखो, जिस तरफ वैन गई है इंजन ऑयल गिरते हुए गया है। इसका साफ मतलब है कि तेजा ने इशारे से कहा है कि हम इस ऑयल का पीछा करते हुए आगे बढ़े। हो सकता है तेजा हमें उन टेररिस्ट के मेन अड्डे पर ले जाना चाहता हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उस वक्त रोका। जसविंदर अब राजीव की पूरी बात समझ चुका था। उसने सामने रोड की तरफ देखा तो पाया कि ऑयल आगे तक गिरते हुए गया है। उसने तपाक से कहा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस सबूत को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। नहीं, हमारा इस तरह जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को ले जाना होगा, क्योंकि भूलो मत, हम उन टेररिस्ट के मेन अड्डे पर जाने वाले हैं। जसविंदर और ध्रुव को राजीव की ये बात एकदम सही लगी। वो अगले ही पल और आर्मी ऑफिसर्स को कॉल करने लगा। इधर आरव और अदिति भी आकर उनमें शामिल हो गए। थैंक यू, आपने मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट किया। बताइए, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, अब बाकी यहाँ से हम संभाल लेंगे। नहीं, हम भी आपके साथ जाएंगे। आपने मेरे लिए इतना किया, अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। और वैसे भी ताइक्वांडो में मैं ब्लैक बेल्ट हूं और मैंने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रखी है। आपके साथ चलकर मैं उन टेररिस्ट को पकड़ने में आपकी मदद करना चाहता हूं। प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। ये फैसला तो कमांडो राजीव ही ले सकते हैं। देखिए, हम किसी को ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते और ना ही हम किसी भी सिविलियन की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सर, मुझ पर बिलीव कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे लोगों की मदद करनी है। इन टेररिस्ट ने जिस तरह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान ली है, अगर मैं उनमें से एक टेररिस्ट को भी पकड़कर आपके हवाले कर दूं, तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। उसके बाद मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। कम से कम अपने देश के काम तो आ सकूंगा। आरव की बात सुनकर राजीव मुस्कुरा उठा। राजीव तो पहले से ही हिचकिचा रहा था, लेकिन जितने ट्रेंड लोग उतना अच्छा। उसने आरव को भी शामिल कर लिया। बाय द वे, मेरा नाम आरव है और ये मेरी वाइफ अदिति है। ध्रुव ने भी हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताया और फिर उनके आगे के प्लान बनने लगे। करीब 10 मिनट के अंदर ही वहां पर करीब 10 आर्मी ऑफिसर पहुंच गए। उन आर्मी ऑफिसर को लीड राजीव ही कर रहा था। राजीव ने उन सबको पूरी बात बता दी थी और फिर अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहा, ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि तुम और जसविंदर आगे आगे चलो और पीछे हम लोग रहेंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम सब इतने लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस बाइक पर बैठ जाता हूँ, तुम सब जीप में पीछे से आना। यहाँ पे लोग जैसे ही निकलने वाले थे कि तभी एक पत्थर के पीछे से किसी बच्चे की सिसकियां सुनाई दी। अदिति ने आगे बढ़कर देखा तो एक 12 साल का बच्चा खुद को अपने हाथ से ढककर डर से कांप और रो रहा था। अदिति जल्दी से उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने पास ले आई। अदिति, इस बच्चे को लेकर तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। मुझे डर लग रहा है, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अदिति उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। कुछ ही देर बाद ध्रुव बाइक पर बैठ गया। उसके पीछे जसविंदर था। ध्रुव वैन से गिरे हुए ऑयल को फॉलो करते हुए बाइक आगे बढ़ाने लगा। वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहता था ताकि वो टेररिस्ट तेजा को ज्यादा टॉर्चर ना करे।
आगे चलते चलते ध्रुव ने देखा कि कच्ची सड़क आ गई है, मगर ध्रुव बाइक की स्पीड कम नहीं कर रहा था। उस कच्ची सड़क पर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद ध्रुव ने जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर देखा। शाम हो चुकी थी, मगर अब भी रोशनी थी। हमें अब बहुत ही अलर्ट होकर आगे बढ़ना होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले मैं जाता हूँ उनके सामने और फिर आप बाइक लेकर सीधे अंदर घुस जाना, और तुरंत इसके बाद ये सारे आर्मी ऑफिसर्स आ जाएंगे ताकि उन आतंकवादियों को मौका न मिले। जसविंदर की बात ध्रुव को एकदम सही लगी। ध्रुव ने जसविंदर को गुड लक कहा और फिर जसविंदर पैदल ही घर की ओर जाने लगा। मगर उनको तभी सबसे बड़ा झटका लगा। जसविंदर आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने से एक आतंकवादी तेजा को लेकर आया। तेजा को उन्होंने बहुत मारा था, उसके माथे से खून बह रहा था। तेजा की हालत देख जसविंदर और पीछे झाड़ियों में छिपा ध्रुव दोनों शॉक रह गए। तभी उन आतंकवादियों का हेड निकलकर बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारा एक साथी पीछे झाड़ियों में छुपा है, उसे बाहर आने को कह दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हेड की बात सुनते ही ध्रुव और जसविंदर समझ गए कि सारा खेल पलट चुका है। मगर दोनों इस बात से खुश थे कि टेररिस्ट के हेड या उसके लोगों को ये नहीं पता चला कि ध्रुव और जसविंदर के पीछे करीब 12 आर्मी ऑफिसर्स भी थे। आखिर में ध्रुव झाड़ियों से निकलकर हेड के सामने आ गया। दोनों को सामने देख हेड ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे इस साथी ने जब वैन की टंकी में छेद किया था उसी वक्त मेरे आदमियों को पता चल गया था, मगर दोनों अनजान बने रहे। तो अब तुम दोनों भी हमारे चंगुल में फंस चुके हो और अब बहुत जल्द ही तुम तीनों को हम आजाद कर देंगे। उसके तुरंत बाद ध्रुव और जसविंदर को बांध दिया गया। जसविंदर मन ही मन यही सोचकर चिढ़ रहा था कि आखिर आर्मी ऑफिसर्स उन्हें बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। मगर ध्रुव जान रहा था कि इसके पीछे भी कोई रीजन जरूर होगा। उधर दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर सारे आर्मी ऑफिसर्स पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। तभी आरव ने कहा, सर, हम किस बात का वेट कर रहे हैं? वो लोग उन्हें मार देंगे। नहीं, उनको अभी नहीं मारा जाएगा और हम अभी अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके और लोग कहीं से अचानक आ जाएं और हमारे ऊपर अटैक कर दें। इसीलिए हम एक एक करके उस घर के अंदर जाएंगे और उनके एक एक आदमी को खत्म करेंगे। इसी बहाने हमें पता चल जाएगा कि उनकी ताकत कितनी है। गॉट इट? यस सर। करीब 5 मिनट तक वेट करने के बाद राजीव ने अपने सभी ऑफिसर्स को इशारा किया। एक एक करके सारे ऑफिसर्स आगे बढ़ने लगे। वो समझ गए थे कि यही सही मौका है। आरव भी मौका देखकर जैसे ही उस घर के पास गया, उन्होंने वहां 2 आतंकवादी को देखा। वो दोनों आतंकवादी आरव को देख पाते इससे पहले ही आरव आगे बढ़ा और एक एक कर उनके गर्दन को मरोड़ दिया। उनकी चीख भी नहीं निकल पाई और मौत हो गई। ऐसा ही करते करते सारे ऑफिसर्स उस घर के चारों तरफ फैल गए, मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ध्रुव और जसविंदर को जैसे ही अंदर लाया गया, उन्होंने देखा कि वहां हॉल में करीब 50 लोग बंदी बने हुए हैं। इतने सारे लोगों को देखते ही ध्रुव का खून गुस्से से खौलने लगा। वो अब जल्द से जल्द उन सभी को कैसे भी करके छुड़ाना चाहता था। उसको गुस्से में देख टेररिस्ट के हेड ने कहा, क्या बात है, बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों को यहाँ देखकर। चिंता मत करो, तुम तीनों को इस तरह बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा, बल्कि तुम्हारे साथ तो वो किया जाएगा जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं होगा। कहते हुए हेड और बाकी सभी जोर जोर से हंसने लगे, मगर तभी अचानक से उनके बीच एक और हंसी गूंजी। ये हंसी थी ध्रुव की। ध्रुव को इस तरह हंसता देख सारे लोग चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता, तभी अचानक से सामने का दरवाजा टूटा और राजीव हाथ में गन लिए सामने आ गया। हैंड्स अप, नहीं तो मैं गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। टेररिस्ट के हेड ने जैसे ही ये देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। राजीव समझ गया कि जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कोई भी अपनी जगह से हिल भी पाता कि तभी अचानक से बाहर फायरिंग शुरू हो गई। सभी लोग सावधान हो जाइए। ध्रुव, तुम अपने दोनों आदमी और इन सभी बंदी बने लोगों का ख्याल रखो। बाहर हम सिचुएशन को संभालते हैं। राजीव के ऑर्डर के बाद ध्रुव और जसविंदर तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बंदी बने लोगों को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करना शुरू किया।
तब तक उस घर के अंदर आरव भी आ चुका था। इस बीच ध्रुव ने आरव को एक इशारा किया। आरव ने बिना एक पल गंवाए पूरे घर को गौर से देखा। वो हर एक कोने को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर झांकते ही उसने देखा कि आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से राजीव की तरफ बढ़ रहा है और राजीव का ध्यान दूसरी तरफ है। राजीव सर, आपके पीछे और आतंकवादी आ रहे हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। आरव की आवाज सुनकर राजीव ने उन टेररिस्ट पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टेररिस्ट इधर उधर भागकर छुपने लगे। आरव, हमें हर हाल में बंदी बने लोगों की सुरक्षा करनी है। तुम उन्हें ध्रुव के साथ किसी सेफ जगह पर छिपने को कहो। आरव ने बाहर मौजूद आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने ध्रुव और जसविंदर को इशारा किया कि वो लोगों को किसी सेफ जगह पे ले जाए और फिर खुद वो बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। राजीव ने उसे रोका, लेकिन आरव ने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन्हें रोकूंगा, आप अंदर की सेफ्टी संभालिए। राजीव ने उसकी आंखों में झलकते कॉन्फिडेंस को देखा और आखिरकार हामी भर दी। आरव ने अपनी बंदूक लोड की और चुपके से बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर पहुंचते ही आरव ने देखा कि आतंकवादी बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसने सावधानी से उनमें से 2 को चुपचाप ढेर कर दिया, लेकिन जल्द ही बाकी आतंकवादियों ने आरव को वहां होने को भांप लिया और चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आरव ने तेजी से अपनी पोजीशन बदली और घर के एक कोने में छिप गया। उसने एक ग्रेनेड निकालकर आतंकवादियों के ग्रुप की ओर फेंका। एक बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। उस धुएं का फायदा उठाते हुए आरव ने उन पर एक के बाद एक सटीक निशाने साधे और उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। इसी दौरान घर के अंदर भी फायरिंग की आवाजें आने लगी। राजीव और उसकी टीम भी बाकी आतंकवादियों से भिड़ रहे थे। अचानक एक आतंकवादी ने राजीव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने समय रहते उसे देख लिया और एक सटीक निशाने से उसे वहीं ढेर कर दिया। आरव की चालाकी ने पूरे आतंकवादी ग्रुप को कमजोर कर दिया था। राजीव और उसके बाकी ऑफिसर्स मिलकर सभी आतंकवादियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे, मगर आतंकवादियों का हेड अभी भी जिंदा था। ध्रुव इस वक्त टेररिस्ट के हेड से फाइट कर रहा था। वहीं जसविंदर और तेजा सभी बंदी बने लोगों को उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे। वहां का माहौल गोलियों की आवाज से भर गया था। चारों तरफ फायरिंग हो रही थी, मगर उनका हेड बचा था, जो सभी को चकमा देकर वहां से भाग निकला। बेहद शानदार काम आरव। तुम्हारी होशियारी ने हमारी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की जान भी बचा ली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आतंकियों का हेड हमारे हाथ से निकल गया। ध्रुव और जसविंदर भी राहत की सांस लेते हुए आए और आरव की पीठ थपथपाई। घर के अंदर बंदी बने लोग सुरक्षित थे और सभी आतंकवादी खत्म हो चुके थे। आखिरकार ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो चुका था। आधे घंटे के अंदर ही सारे लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर निहाल बेहोश पड़ा था। ध्रुव ने देखा कि वहां पर निहाल नहीं है। जसविंदर और तेजा भी चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर निहाल कहां गया और उसके साथ क्या हुआ। जाते वक्त उन लोगों ने यहीं पर निहाल को मारकर बेहोश किया था। तो फिर वो कहां गया? क्या हुआ होगा उसके साथ? सारे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से निहाल आया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ओह, थैंक गॉड, आ गया निहाल। वैसे तुम कहां चले गए थे और सिर पर ये पट्टी? बेहोश होने के बाद मैं यहाँ बहुत देर तक पड़ा रहा। फिर एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे यहाँ बेहोश देखा और वो मुझे अपने कैंप ले गया। वहां मेरे सिर पर पट्टी बांधी और जैसे ही मुझे होश आया मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि तेजा मुझे ढूंढते हुए यहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आज आपके और आपके लोगों के कारण इतना खतरनाक टेररिस्ट का ग्रुप पकड़ा गया है। वंस अगेन थैंक्स ध्रुव एंड आरव। थैंक्स की जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि हम आपके काम आ सके। सभी बात कर ही रहे थे कि आरव को अदिति की फिक्र हुई। सर, मेरी वाइफ एक बच्चे को लेकर यहीं किसी सेफ जगह पर छुपी हुई है, मैं उन्हें देखता हूँ। आरव, तुम्हारे साथ किसी सोल्जर को भेज देता हूँ। नो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो घबराकर यहीं किसी घर में छुपकर बैठी होगी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, आप परेशान मत होइए। ओके, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ वेट करते हैं। जब तक तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ नहीं आ जाते, हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजीव की बात सुनकर आरव हाँ में गर्दन हिलाया और वहां से चला गया। उसने थोड़ी दूर जाकर
एक टूटे हुए घर में झांक कर देखा। अदिति, अदिति कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। सारे टेररिस्ट मारे गए हैं, अब हम सेफ हैं। आरव को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो उस घर से आगे बढ़ गया और इसी तरह से पुकारते हुए अदिति को ढूंढ रहा था। लगभग 5 मिनट ऐसे ही लोगों के घरों में जाकर अदिति को ढूंढता रहा, मगर अदिति का कोई पता नहीं चला था। तभी थोड़ी दूर जाकर एक पतली सी गली में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। ये बच्चा भी तो अदिति के साथ ही था। ये यहाँ क्या कर रहा है और रो क्यों रहा है? आरव दौड़कर उस बच्चे के पास गया और उसे गोद में उठाकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ और ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया? तुम जिस आंटी के साथ थे वो कहाँ गई? अंकल, अंकल, आंटी को एक दाढ़ी वाले अंकल पकड़ कर ले गए और मुझे उसने थप्पड़ भी मारा। दाढ़ी वाले अंकल? क्या उनके हाथ में गन थी? हाँ, वो ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। ओह शिट, लगता है अदिति को किसी आतंकवादी ने किडनैप कर लिया है। आरव ने उस बच्चे को वहां के लोकल आदमी को दे दिया। वो तेजी से दौड़ता हुआ राजीव और ध्रुव के पास चला गया। आरव जब राजीव को अदिति के बारे में बताया तो वो हैरान रह गए। इसका मतलब अभी सारे आतंकी मारे नहीं गए हैं, बल्कि वो लोग यहीं छुपे बैठे हैं। पर मिस्टर आरव, आप घबराइए मत, हम जल्द ही तुम्हारी वाइफ को सही सलामत वापस ले आएंगे। हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। हम किसी भी हालत में इनकी वाइफ को वापस लाएंगे। इन्होंने ध्रुव की जान बचाई है तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी हेल्प करें। तेजा की बात सुनकर ध्रुव ने तेजा और निहाल को देखा और उसके पास चला गया। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजीव, मैं और आरव अदिति को ढूंढ लेंगे। तुम निहाल को लेकर किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाओ और यहाँ जो भी घायल हैं उन्हें भी हॉस्पिटल में लेकर जाओ ताकि उनका सही वक्त पर इलाज हो जाए। ध्रुव की बात सुनकर तेजा निहाल और कुछ घायल लोगों को लेकर हॉस्पिटल चला गया, जबकि राजीव, ध्रुव और आरव अदिति को ढूंढने लगे। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। राजीव अपने हाथ में राइफल लिए आगे आगे बढ़ रहा था, जबकि ध्रुव और आरव पीछे पीछे चल रहे थे। तभी किसी की हंसने की आवाज आई। लोमड़ी कितनी भी होशियार क्यों ना हो, शेर से अच्छा पंजा नहीं मार सकती है। आखिरकार तुम लोग खुद मेरे पास चलकर आ ही गए। जैसे ही उन लोगों ने ये आवाज सुनी, तीनों ने नजर उठाकर सामने टेरेस पर देखा। सामने आतंकी हेड हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। उसने अपने बगल में एक चेयर पर अदिति को रस्सियों से बांध कर रखा था। मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा, ये बहुत खतरनाक है। अदिति, तुम घबराना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सुअर की औलाद से छुड़ा कर ले आऊंगा। मुझे पता था कि तुम लोग इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ तक जरूर आओगे, लेकिन अफसोस, ना तो ये लड़की बचेगी न तुम लोग। आतंकी हेड इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अदिति की तरफ उंगली कर इशारा किया। अदिति के कमर में एक बॉम्ब था, जिसका रिमोट आतंकी के हाथ में था। ये देखकर आरव, ध्रुव के साथ राजीव का भी पसीना छूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आतंकी हेड से अदिति को कैसे बचाएं। तुम प्लीज इस लड़की को छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक टूरिस्ट है, तुम किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है। ये कश्मीर घूमने आई थी, कोई बात नहीं, इसे मैं असली जन्नत की सैर करवा दूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उसे छोड़ दो। आतंकी हेड इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अदिति की तरफ उंगली कर इशारा किया। अदिति के कमर में एक बॉम्ब था, जिसका रिमोट आतंकी के हाथ में था। ये देखकर आरव, ध्रुव के साथ राजीव का भी पसीना छूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आतंकी हेड से अदिति को कैसे बचाएं। तुम प्लीज इस लड़की को छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक टूरिस्ट है, तुम किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है। यह कश्मीर घूमने आई थी, कोई बात नहीं, इसे मैं असली जन्नत की सैर करवा दूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ,
बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उसे छोड़ दो। जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसे कुछ मत करना। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। मुझे यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए हेलीकॉप्टर और कुछ AK-47 राइफल चाहिए, और वो भी अभी। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम जल्द ही तुम्हारी मांग पूरी करते हैं। अभी प्लीज उस लड़की को छोड़ दो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। पहले शर्त पूरी करो और इस लड़की को लेकर जाओ। राजीव, इस टेररिस्ट को छोड़ना कहीं से अच्छा नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। अगर इसे छोड़ दिया तो भारत के लिए और भी डेंजर हो जाएगा। फिलहाल हमारे लिए अदिति को बचाना ज्यादा जरूरी है। राजीव और ध्रुव को बात करता हुआ देख आतंकी हेड परेशान हो गया। अगर तुम लोग मुझे धोखा देने की सोच रहे हो तो याद रखना, ये लड़की मारी जाएगी। आरव, ध्रुव और राजीव एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने तय किया कि अब चालाकी से काम लेना पड़ेगा। राजीव ने किसी को फोन किया और आतंकी हेड की मांग उन्हें बता दी। देखो, हमारी सरकार ने तुम्हारी शर्त मान ली है। जल्द ही तुम्हें हेलीकॉप्टर और राइफल्स मिल जाएंगी। राजीव की बात सुनकर आतंकी हेड काफी खुश हो गया और छत पर इधर से उधर घूमने लगा। उसे लग रहा था कि अब वो यहाँ से बचकर वापस अपने देश चला जाएगा। आरव, अब ये हम पर है कि हम इस हालत से कैसे बाहर निकलें। खुद को शांत रखने की कोशिश करो। मैं पीछे से एक और रास्ता देखता हूँ। मैं ठीक हूँ। आरव ने आतंकी हेड का ध्यान भटकाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत धीमी गति से, ताकि हेड को कोई शक ना हो। देखो, हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो। बस मेरी बीवी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। आतंकी हेड ने आरव को घूरते हुए देखा और कुछ सोचने लगा। इस बीच ध्रुव ने धीरे धीरे छत के दूसरी ओर से चढ़ाई शुरू कर दी। उसकी नजरें लगातार आतंकी हेड और अदिति पर थी, लेकिन वो बहुत सतर्क था ताकि उसकी हरकतें किसी को दिखाई न दे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। आतंकी हेड ने अभी इतना ही कहा था कि आसमान में उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दी। उसकी आवाज सुनकर आतंकी हेड काफी खुश हो गया और उसने हेलीकॉप्टर को देखकर गॉड को थैंक यू बोला। राजीव ने हेलीकॉप्टर की ओर देखा और पायलट को इशारा किया कि वो तैयार रहे। जब हेलीकॉप्टर छत पर लैंड होने वाला था, तब हेड ने अदिति को हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने को कहा, लेकिन तब तक ध्रुव तेजी से छत की दूसरी तरफ से चढ़ गया और आतंकी हेड के दाएं पैर पर गोली मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। आतंकी हेड किसी तरह खड़ा हुआ और तुरंत अदिति को घसीटकर किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्रुव और आरव ने मिलकर उसे रोक लिया। आतंकी हेड ने अपनी आखिरी कोशिश में अदिति को छत से नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी राजीव ने छलांग लगाकर हेड को पीछे धकेल दिया। अदिति गिरते गिरते बच गई और आरव ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। अब हेड अकेला रह गया था। उसके पास कोई हथियार नहीं था और वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। तुम लोग सोचते हो कि मुझे इस तरह हरा दोगे? मैं किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं हूँ। राजीव ने उसे हथकड़ी पहना दी और उसे घसीटते हुए हेलीकॉप्टर की ओर ले गया। तुम्हारी जगह अब जेल में है और वहां से तुम बाहर नहीं आओगे। ले जाओ और जेल की हवा खिलाओ इसे। हेड ने आखिरी बार अदिति की ओर देखा और फिर हार मान ली। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले उसने एक आखिरी बार राजीव से कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मेरे लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। राजीव का इशारा पाते ही पायलट उस आतंकी हेड को लेकर उड़ चुका था। अब सब कुछ शांत था। आरव ने अदिति को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश था कि अदिति सेफ है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। अदिति आरव को खुश देखकर राजीव और ध्रुव भी खुश नजर आ रहे थे। अदिति ने इन लोगों को थैंक यू कहा और फिर वे लोग वहां से हॉस्पिटल निकल गए, जहां इंजर्ड लोग एडमिट थे। ध्रुव और आरव, तुम दोनों की ये मुलाकात मेरे लिए यादगार रहेगी। हम लोगों ने अलग अलग जगह से आकर भी एक दूसरे का साथ दिया, इन आतंकवादियों से लोकल लोगों को बचाया। इसके लिए भी आप दोनों का थैंक यू। हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान से हैं।
और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम एकता बनाए रखें, और इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े वो हम करें। इसके बाद सभी एक दूसरे से गले मिले और फिर वे लोग कश्मीर से वापस अपने घर चले गए।